इनिशियली मुझे भी पजल्स में दिक्कत आई थी और मैंने ये गलती नहीं करी थी कि मैंने शुरुआत में मेंस की पजल नहीं उठाई थी। प्रीलिम्स के साथ ही शुरुआत करी थी और प्रीलिम्स में जब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, उसके बाद ही मैंने मेंस की पजल पे अपना कदम बढ़ाया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मेंस में मैं एकदम से घुस जाऊंगी, इतनी लंबी पजल है, उसको देख के डर लग जाएगा, बनाना तो दूर की बात है अगर कोई बिगिनर है तो। मैंने पर डे ऐसा था जैसे खाना पीना जगना सोना जैसे डेली लाइफ का पार्ट है, ऐसे ही पजल्स तो डेली लाइफ का पार्ट है ही, मतलब डेली। क्योंकि जब टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो खुद डेली संडे तक का ब्रेक नहीं ले रहे, तो तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए फिर अगर तुम भी संडे का ब्रेक ले रहे हो इस चीज में, क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो फिर वो टाइमिंग ना बढ़ने लग जाती है पजल में। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। और आज हमारे साथ है अलीगढ़ से पारुल शर्मा, जो केवल 21 साल की हैं, और 21 साल की उम्र में जहां लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हमें फ्यूचर में क्या करना है, एसएससी में जाना है कि बैंक में जाना है कि करना क्या है, यहाँ पर पारुल आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगी। और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि एक चीज तो पारुल से मुझे भी सीखने को मिली, वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्या सीखने को मिली। तो सबसे पहले पारुल, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपकी पूरी फैमिली को, और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, हमारी इस क्लास में। तो ओवर टू यू पारुल, बताइए थैंक यू अपने सो बारे में मच कुछ। सर। मेरा नाम जैसे आपने बताया कि पारुल है, मैं यूपी से हूँ, अलीगढ़ उसमें स्पेसिफिकली। और मैं पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने 2022 में लास्ट टाइम एसबीआई क्लर्क दिया था। वैसे मैं 2022 से ही मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी। 2022 में मेरे जून जुलाई में मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए थे। तो उसी ईयर से मुझे स्टार्ट करना था बैंकिंग की प्रिपरेशन। बट क्योंकि ग्रेजुएशन के एग्जाम्स बीच में आ रहे थे तो तब तक मैंने उसको होल्ड पे रखा। बट जैसे ही जून में मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बट उस टाइम पर ऐसा था कि मेरी एज कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, जो आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी 20 ईयर्स मिनिमम हो जाती है, वो भी नहीं हो रही थी मेरी उस टाइम पर। प्लस मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी उस टाइम पर। तो मैं आरआरबीज भी नहीं दे पाई उस ईयर के, और आईबीपीएस भी नहीं दे पाई। लास्ट जो एग्जाम बचा था वो एसबीआई क्लर्क था, तो मैंने वो दिया था 2022 में। सितंबर या अक्टूबर में उसका एग्जाम था प्री का, वो मेरा क्लियर हुआ था। बट मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था, और मेंस आते आते वही 2023 लग गई थी। तो ओके। 2023 का पूरा पीरियड मैंने अपनी प्रिपरेशन को ही दिया था। तो इस बीच में आरआरबीज दिए थे मैंने, आरआरबीज मेरे क्लियर नहीं हुए थे। उसका आई थिंक मेरे हिसाब से कारण ये है कि उसमें मैथ्स था और इंग्लिश नहीं थी। इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट इंग्लिश उसमें थी नहीं, तो एक तरीके से मेरा एज गया था वहां पर। और मैथ्स मेरा वीक है, और मैथ्स वहां पे मेजर सब्जेक्ट है, तो वो भी एक कारण था। और दूसरा, उस टाइम पर मेरे फादर की डेथ हुई थी मार्च में ही। और तो फिर उसके बाद चीजें थोड़ी सी बिगड़ी, थोड़ा सा मेरा प्रिपरेशन में गैप्स आए। और उसी टाइम पर मैंने एक जॉब भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल बनना था। तो उसके लिए मैंने सोशल साइंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो उससे भी थोड़ी सी प्रिपरेशन में गैप्स आए थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ती गई, प्रिपरेशन स्ट्रांग हो गई, और आने वाले जो एग्जाम्स थे आरआरबीज के बाद, वो मेरे क्लियर होते चले गए। आरआरबी पीओ में मेरा करीब 10 से 12 नंबर का गैप था, जो प्रीलिम्स की कट ऑफ थी उससे। और आरआरबी क्लर्क में मेरा 4 नंबर का गैप था। आरआरबी पीओ प्री पहले में। हुआ था, आरआरबी क्लर्क बाद में हुआ। हाँ, प्री में। प्री में। ओके। तो इवेंचुअली धीरे धीरे करते मेरा इंप्रूव हुआ। आईबीपीएस पीओ हुआ था फिर, या आईबीपीएस क्लर्क हुआ था, आई डू नॉट नो। बट जो भी हुए थे, मेरी उसमें कट ऑफ आराम से क्लियर हुई थी। इनफैक्ट कट ऑफ से ऊपर ही मार्क्स थे मेरे। तो धीरे धीरे करते इंप्रूव हुआ। तो मैंने आरआरबी पीओ दिया था, आरआरबी क्लर्क दिया था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क मेरे क्लियर हुए, जिसमें आईबीपीएस पीओ में मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा मिला हुआ है, और आईबीपीएस क्लर्क में मेरी रिजर्व लिस्ट में हुआ है, मुझे कोई बैंक अलोकेट नहीं हुई है अभी। और इसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट दिया था मैंने, बट मेरा उसमें भी प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। एसबीआई क्लर्क दिया है मैंने, उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, मेंस का रिजल्ट अवेटेड है। एसबीआई पीओ मैंने नहीं दिया था, क्योंकि मेरी एज का इशू पड़ रहा था। उन्होंने नोटिफिकेशन में अप्रैल से एज काउंट करनी थी 21, मेरी उस टाइम पर नहीं हुई थी। अभी हो गई है, बट उस टाइम पर नहीं थी। तो मैं एसबीआई पीओ को नहीं फिल कर पाई थी। इसके अलावा, क्योंकि उस टाइम तक कोई भी जो नेशनलाइज बैंक है उसका फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा आईडीबीआई का आया है, उसमें 21 से 25 तक एज मांगी है, तो काफी बच्चे तो ऑलरेडी फिल्टर आउट हो जाएंगे, कंपटीशन कम है, तो उसको भी फिल कर देती हूँ। तो मैंने आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म फिल किया था, तो वो भी मेरा क्लियर हो गया। तो अभी करंटली मेरे 3 एग्जाम्स हैं, आईबीपीएस पीओ, आईडीबीआई जैम, और आईबीपीएस क्लर्क का रिजर्व लिस्ट। रिजर्व तो ये लिस्ट। मेरा जो भी एग्जाम्स दिए हैं वो है। तो Yes. इतनी छोटी सी उम्र में, मतलब बहुत सारे तो एग्जाम ही दे पाए आप एज के चक्कर में, है ना? तो Yes. आपने, मतलब फैमिली में थोड़ी सी दिक्कत आई, इशू आया, तो आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पढ़ाना भी शुरू कर दिया।
फिर आप यस उसमें ही टाइम मैनेज कर रहे थे, पढ़ भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, और आपने एग्जाम भी क्रैक कर लिया। तो रियली हेड्स ऑफ टू यू कि बहुत जल्दी आपने बहुत कम समय में इतनी छोटी सी उम्र में कर लिया, कि जबकि पता नहीं कैसे मैनेज किया होगा, वो मैं भी पूछूंगा आपसे कि कितना टाइम आपने कैसे दिया। तो जितने बच्चे यहाँ देख रहे हैं, अगर वो घर पे ही केवल पढ़ रहे हैं और टोटली पढ़ रहे हैं, तो आप अगर सही डायरेक्शन में अपनी कुछ स्ट्रेटेजी लगा के पढ़ोगे और आपको कंसंट्रेट करके पढ़ोगे, सुबह से लेके शाम तक मैनेज करोगे चीजों को, तो आप भी एग्जाम निकाल सकते हो, अगर पारुल निकाल सकती है। और कहीं ना कहीं फैमिली को सपोर्ट भी आप कर रहे हो, पढ़ा भी रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, तो मतलब बहुत, मतलब मैं बोलूंगा काफी लोग के लिए इंस्पिरेशन का काम कर रहे हो आप। तो रियली हेड्स ऑफ टू यू पारुल, वेरी गुड, कीप इट अप, ऐसे ही आगे सर। बढ़ते रहिए और फैमिली का नाम रोशन करते रहिए। तो मुझे पारुल ये बताइए, आप पढ़ते कितने आवर्स पढ़ते थे पहले, कितने आवर्स पढ़ते थे, फिर जब जब आपने थोड़ा सा पढ़ाना शुरू किया तब आप कैसे मैनेज करते थे, थोड़ा सा ये बताओ। सर शुरुआत में तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम होता था, तो मैं 8-10 घंटे 12 घंटे भी स्ट्रेच हो जाता था, क्योंकि शुरुआत में क्या होता था कि वीडियोस लेक्चर्स कवर करने होते थे, कॉन्सेप्ट सीखने होते थे। उसमें क्या होता है कि टीचर का दिमाग ज़्यादा लग रहा होता है, हमारा कम लगता है। तो ऐसे में हम टाइम को ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, हमारी एनर्जी कम लगती है उसमें। तो उस टाइम पे 12-12 घंटे तक स्ट्रेच हो जाता था। लेकिन जब फुल फ्लैश प्रिपरेशन मोड आया, जहाँ पे एग्जाम बहुत क्लियर है, बहुत नियर है, सॉरी, जहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, फुल लेंथ मॉक लगाना है, उसको एनालाइज भी करना है, अलग से भी प्रैक्टिस करनी है स्पीड बढ़ाने के लिए टॉपिक वाइज या फिर सेक्शन वाइज, तो वहां पे उतना ज्यादा पुश नहीं हो पाता था, क्योंकि दिमाग थक जाता था। मेंस में तो स्पेशली ऐसा होता था कि अगर कोई पजल है, हैवी पजल है, आईबीपीएस पीओ की पजल है, 30 मिनट भी ले सकती है, 45 मिनट भी ले सकती है, अगर काफी ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए तो उसमें दिमाग भी थकेगा और उसके बाद कुछ ज्यादा किया भी नहीं जा सकता, कुछ समय के लिए ब्रेक भी चाहिए होगा। तो तब 8 घंटे पे ही रुक जाता था। लेकिन जब वीडियोस भी कवर होनी होती थी, तब वो 12 घंटे भी खिंचता था। बट अगर एवरेज बताया जाए तो 8 से 10 घंटे मेरा एवरेज टाइम चलिए, रहता था पढ़ने का। ठीक है। हम्म। और फिर जब आप जॉब कर रहे थे तब, जब आप पढ़ा सर रहे थे जब तो। जब मैं जॉब करती थी तब मुझे 6-8 घंटे मिलते थे। मैं शुरुआत में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था उस टाइम पर, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो मैं सुबह लाइब्रेरी निकल जाती थी। लाइब्रेरी में मैंने सुबह के 3-4 घंटे तो आराम से निकाले। उसके बाद मेरा लाइब्रेरी सॉरी कोचिंग का टाइम हो जाता था। तो कोचिंग जाती थी, आती थी, फिर आने के बाद मुझ पास फिर से 2 से 3 घंटे तो मिलते ही मिलते थे। उसको मैं जितना अगर लेट नाइट सोऊं तो मैं 4 घंटे पे भी स्ट्रेच कर सकती थी। तो 8 घंटे करीब मुझे मिलते थे। तो उसके अलावा 1-2 घंटा और निकाल सकते हैं, बट फिर वो मुझे जो पढ़ाना है उसको पढ़ने के लिए देना पड़ता था। तो 8 घंटे मेरे पास होते थे, 6 से 8 घंटे तो होते ही थे। तो मुझे बता रहा हूँ, मैं अप्रोक्स 10-11 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन ये छोटी सी बात मैंने भी नोटिस कभी नहीं की, कि जो बच्चा या हम लोग भी बात करते हैं तो बात करते हैं पढ़ने की, कि इतने घंटे पढ़ लो, इतने घंटे पढ़ लो, या ऐसे पढ़ लो, कि पढ़ेगा तो खैर बच्चा अपने अकॉर्डिंग ही। लेकिन ये चीज मैंने भी कभी नोटिस नहीं की है, हम लोगों ने भी कभी नोटिस नहीं की, कि जब बच्चा पढ़ रहा है तब उसका एफर्ट ज्यादा लग रहा होगा, अगर वो सेल्फ प्रिपरेशन करके पढ़ रहा है, मॉक खुद दे रहा है, क्वेश्चन खुद लगा रहा है, या पीडीएफ से पढ़ रहा हो या कहीं से पढ़ रहा हो। लेकिन जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे की एनर्जी उतनी उतनी नहीं हो रही जितना कि एक्चुअल में होती है। तो उस समय और एक्चुअल में दोनों में फर्क आ जाएगा, कि जब आप केवल टीचर से पढ़ रहे हो, यूट्यूब की क्लासेस देख रहे हो, वीडियोस से पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट सीख रहे हो वीडियोस से, तो कहीं ना कहीं टाइम एनर्जी आपकी कम लगेगी। और जब आप खुद मेहनत करके जैसे संडे या सैटरडे आप पढ़ोगे, तो 7-8 घंटे में ही इतनी आपकी एनर्जी चली जाएगी जितनी वीडियो देखते हो 10-11 घंटे में आती है। तो इन चीज का भी ध्यान रखना है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो इतनी छोटी सी उम्र में आपने इसको नोटिस कर रखा, और ये वरना क्योंकि बारीकी आती नहीं, इतनी मैच्योरिटी वाली आपने बात की, वेरी गुड। तो इसीलिए आप इतनी जल्दी सिलेक्शन भी ले पाए, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएट करना। वरना बच्चा ये कैलकुलेट करता है, अच्छा मैं 7 आवर्स पढ़ लिया हूँ, ठीक है, अच्छा मैं 8 घंटे पढ़ लिया हूँ। जबकि पढ़ना उसको ये देखना चाहिए कि मेरा मन है, मेरा टाइम है, अगर लग रहा है कि थक गया हूँ तो 8 घंटे में भी छोड़ दो, लग रहा है नहीं थका हूं तो 10-11 घंटे में पढ़ लो। वेरी गुड। और आप पढ़ते समय, जैसे आपने कहा, टाइम निकालने के लिए लाइब्रेरी आपने ज्वाइन कर लिया, मॉर्निंग में आप जाके पढ़ रहे हो, फिर इवनिंग में टाइम निकाल के पढ़ रहे हो, जबकि लोग टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं ना पढ़ने के लिए, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, बात हो गई, अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा रीजनिंग के बारे में, क्योंकि मैं रीजनिंग में अच्छा बता भी पाऊंगा और बच्चों को भी कनेक्ट करवा पाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पारुल ये है, कि जब भी कोई नया बच्चा होता है तो वो ये बोलता है कि सर पजल नहीं बन रही है। अभी भी मैं 10 बजे क्लास लेकर आ रहा था, 10 से 11। तो जो नए बच्चे आते हैं वो कहते हैं सर ये बन नहीं रहा है, तो बहुत टाइम ले रहा है, क्योंकि बाकी लोग जो पहले से पढ़ रहे होते हैं या प्रिपरेशन उनकी हो चुकी होती है या 3-4 महीने हो जाते हैं, तो वो कह रहे हैं, तो वो लिख रहे होते हैं डन 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 बन गया, हो गया। तो वहीं इससे जो नया बच्चा होता है उसको डिमोटिवेशन सा आता है, या फिर उसको लगता है कि मेरे से क्यों नहीं बन रहा है। तो ऐसे में आपने क्या किया था, जब आपके साथ भी होता होगा कि लोग कह रहे हैं कि हमारा तो हो गया,
पर आपका अभी रुक रहा है, तो उस समय आप क्या करते थे? सर, इनिशियली मुझे भी पजल्स में दिक्कत आई थी, और मैंने ये गलती नहीं करी थी कि मैंने शुरुआत में मेंस की पजल नहीं उठाई थी। प्रीलिम्स के साथ ही शुरुआत करी थी, और प्रीलिम्स में जब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, उसके बाद ही मैंने मेंस की पजल पे अपना कदम बढ़ाया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मेंस में मैं एकदम से घुस जाऊंगी, इतनी लंबी पजल है, उसको देख के डर लग जाएगा, बनाना तो दूर की बात है, अगर कोई बिगिनर है तो। और बिगिनर होता है तो उसको ये भी नहीं पता होता कि मेंस की कट ऑफ लो जाती है, तो इतनी बड़ी तो बनानी भी नहीं पड़ेगी, हो सकता है एक ही पजल बनाने से काम बन जाए, ये भी नहीं पता होता शुरुआत में। तो वो मेरे साथ में फॉर्चुनेट थी कि मैंने मेंस की पजल शुरुआत में नहीं उठाई थी। तो जो प्रीलिम्स की पजल थी उनमें भी मुझे इनिशियली दिक्कत आ रही थी, मुझे कुछ कुछ पजल्स तो बन ही नहीं रही थी, कुछ में बनने में बहुत टाइम लग रहा था। बट मैंने ये इंश्योर किया, मुझे ये चीज फील हुई कि अगर बाकी बच्चे बना रहे हैं तो हम भी बना सकते हैं, मुझ में ऐसा क्या है जो मैं नहीं बना पाऊंगी। तो मैंने ट्राई किया, मैंने पर डे, ऐसा था जैसे खाना पीना जगना सोना है, जैसे डेली लाइफ का पार्ट है, ऐसे ही पजल्स तो डेली लाइफ का पार्ट है ही, मतलब डेली मतलब डेली। क्योंकि जब टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो खुद डेली संडे तक का ब्रेक नहीं ले रहे, तो तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए फिर, अगर तुम भी संडे का ब्रेक ले रहे हो इस चीज में, क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, तो फिर वो टाइमिंग ना बढ़ने लग जाती है पजल में। तो मैं क्या करती थी, शुरुआत में तो मैंने कोई टाइमर नहीं लगाया था, शुरुआत में तो मैंने सिर्फ सीखने पर ध्यान दिया था। लेकिन एक टाइम के बाद से 10 या 15 दिन के बाद मैंने टाइमर लगाना स्टार्ट कर दिया था प्रॉपर। एक पजल को 4 मिनट देती थी मैंने पहले, मैं शुरुआत में कभी कभी 5 मिनट भी दिया था, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी बड़ी पजल है, देखने में अगर कितनी बड़ी लग रही है, या टीचर ने खुद ही बता दिया कि पीयू लेवल है, उसी हिसाब से करना। जैसे आप कई बार डिस्क्लेमर देते हो कि ये पजल ऐसी है, ये आपको अता पता नहीं लगेगा इसका, तो उसमें मैं 5 मिनट दे देती थी या 4 मिनट ऐसे करके रखती थी। फिर उसको धीरे धीरे करके 3 मिनट पे स्ट्रेच किया। फिर जब आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का पता लगा कि यहाँ पे जो पजल्स आती हैं वो थोड़ी हल्के लेवल की आती है, हल्की यहाँ हल्की। पे जल्दी बनाना है, तो मैं वहां पे 2 मिनट भी रखती थी। तो मैंने टाइमर के साथ डेली प्रैक्टिस करी है, करीब 1.5 महीने। तो मेरा एक दिन का भी ब्रेक नहीं है, उसमें एक दिन का ओके। भी ब्रेक नहीं होगा। ये इकलौती ऐसी चीज थी, अगर मेरी बाकी चीजें छूट गई तो छूट गई, ये इंश्योर किया था मैंने पजल्स में कि ये नहीं छूटनी चाहिए, चाहे कुछ भी छूट जाए। क्योंकि अगर ये छूटता था, शुरुआत में छूटा था, क्योंकि अगर शुरुआत में छूटा तो उसके बाद वो, मान लीजिए 3 मिनट में बन रही है, तो वो 3 से कब 3:30 हो गया, 4 हो गया, पता नहीं लगती थी। इसीलिए उसको कंसिस्टेंसी के साथ मैंने बनाया, 1.5 महीना लगा मुझे। लेकिन वो पजल जो थी वो 3 मिनट में मेरी बनने लगी थी, 2 ढाई मिनट में तो नहीं पहुंची थी, पर 3 मिनट में मतलब मेरी कुल बनने मिला लगी के थी। ये एक दिन का काम नहीं है, आपको 1.5-2 महीने बिल्कुल। लगाना पड़ेगा और डेडिकेशन से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। एक पॉइंट ये भी आपने अच्छा बोला कि जैसे ही ब्रेक हुआ तो वो टाइम 3 से अपने आप 3:30 पहुंच जाएगा, कि जहां आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक की तो वापस वो पीछे वाला पीछे होने शुरू हो जाओगे आप। तो ये बाकी सब बच्चों को भी ध्यान देना है कि आप कंटिन्यूस पढ़े, क्योंकि जब तक चीज आपको नहीं आती ना, रिदम में नहीं आते, इसको बोलते रिदम में आना। जब तक आप रिदम में नहीं आओगे तो चीजें आपसे दूर होती रहेंगी और आप ब्रेक नहीं ले सकते उस समय। तो सब बच्चे, चाहे वो डीआई की बात हो चाहे पजल की बात हो, आप लोग भी मेरे को यही बोलना है, कंसिस्टेंट रहिए जब तक चीजें नहीं आ जाती। एक बार चीजें आ जाएंगी, आप सीख जाओगे, तो फिर चाहे ब्रेक भी 1-2 दिन का चल जाएगा, लेकिन पहले आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आपने बाकी, अब जैसे आपने प्री की पजल की बात की, मेंस में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही मेंस के लिए? सर, मेंस में मेरे लिए पजल्स थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती थी। शुरुआत में तो बन रही थी मुझसे, बट क्योंकि मैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाई थी, मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई थी मेंस की उतनी, पजल्स की स्पेशली। तो मैं पजल्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी नहीं, तो मैंने अपना मिसलिनियस वाला सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का पूरा पूरा प्रयास किया। तो ठीक मेरा है। मिसलिनियस वाला सेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था, तो पजल्स अक्सर मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पढ़ती भी थी तो एक या दो पजल बनती थी वो, ठीक है। वैसे भी एक ही, अगर पीओ का है तो उसमें तो एक पजल बन जाए वो बहुत बड़ी बात है, अभी जैसा जिस तरीके के एग्जाम आ रहे हैं। तो पजल्स का मेरा ये रहता था कि मैं अलग से टाइम देती थी उनको भी। शुरुआत में टाइम दे पाया था मैंने उनको, 1 से 1.5 घंटा तो मैं देती थी पजल्स को, उसमें मेरी एक या दो पजल बनती थी, दो पजल डेली बन जाती थी लगभग, कभी कभी एक ही पजल बनती थी अगर नहीं बन रही है तो वो। तो 1 से 2 पजल बनती थी मेरी पर डे की, जो कि मैंने 1.5 से 2 महीना किया था, और उसमें मेरी स्पीड भी आ गई थी, कॉन्फिडेंस भी आ गया था। लेकिन फिर बीच में ब्रेक्स आए, वही मैंने जो कहा कि कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, तो फिर कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, टाइम भी चला जाता है। तो वो चीज मेरी ब्रेक होने लगी थी, तो फिर मैंने मिसलिनियस वाले सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि अगर यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ये सेक्शन तो स्ट्रॉन्ग बना ही रहे। और क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम उतना ज्यादा नहीं होता था, तो मैं 1.5 घंटे में या तो मिसलिनियस वाला सेक्शन कवर कर सकती हूँ, उसमें उसमें भी कोडिंग है, उसमें भी इनपुट एक है, और चीज थी, इनपुट, कोडिंग है, लॉजिकल इनपुट है। है। यस यस बिल्कुल, ये भी अलग से टाइम लेते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस डेली करनी होती है। तो मेरे पास, मैंने लास्ट में मिसलिनियस को अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया था, और पजल्स पे उतना ध्यान लास्ट में नहीं दे पाई थी मैं। गुड।
तो जितने व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस बहुत टफ आया था, और जैसे पारुल के पास तो समय कम था और इनको ये पता था कि लिमिटेड टाइम है, तो मैं लिमिटेड चीजों पे ही वर्क कर सकती हूँ, मैं सारा स्ट्रांग नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए आपने मिसलेनियस पोर्शन अपना स्ट्रांग कर लिया कि एटलीस्ट ये तो सब कवर ही कर लूं, और कोशिश करूंगी कि एक दो पजल मेंस वाली भी कर लूं, क्योंकि मेंस में एक दो पजल भी काफी होती हैं। तो जो बच्चे जा रहे हैं, ये बात हो रही है आईबीपीएस पीओ की। जबकि अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पहले ये पता होना जरूरी है, जो बच्चे देख रहे हैं, कि आरआरबी क्लर्क का अगर पेपर है मेंस का, तो उसमें पजल इतनी डिफिकल्ट नहीं आती, वहां पर आपको पूरा ही पेपर अटेम्प्ट हो जाता है, कुछ बच्चों के तो पूरे पूरे नंबर भी आते हैं। तो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क इतना टफ नहीं आएगा, ये बात आईबीपीएस पीओ की चल रही है। तो आप लोगों के पास अगर टाइम है तो प्रॉपर ही तैयारी करके जाएं, चाहे पजल की बात हो, चाहे लॉजिकल की हो, चाहे मिसलिनियस की हो, क्योंकि आजकल पेपर का लेवल बहुत अच्छा हो गया है। तो आप चीजों को ऐसे नहीं बोल सकते कि इसको एक काम करते इसको साइड में रख के भी चल लेंगे, है ना। तो उनका तो स्ट्रेटेजी इसलिए था क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं टाइम का क्राइसिस था। तो आप लोग पूरा प्रॉपर करके ध्यान देके अच्छे से एग्जाम निकालना है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं पारुल। अब इसके अलावा रीजनिंग के अलावा बात करते हैं मैथ्स, जो कि आपने बोला थोड़ा सा दिक्कत भी क्रिएट करता था। तो मैथ्स में आपका क्या जी रहा, क्यों डर लगता था, या क्या रहा, और कैसे उसको टैकल करने की कोशिश की, वो मुझे बताइए कुछ। सर, मैथ्स का कारण ये है कि मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है। मैंने बीए किया है, ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। तो मेरा 10th में भी, 11th 12th में मेरे पास कॉमर्स था, बट विदाउट मैथ्स था। तो मेरा 10th के बाद से ही मैथ्स नहीं रहा है। तो उसके वजह से मेरे को काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे थे। प्लस मेरे पास कोई पर्सनल ट्यूशन नहीं था। मुझे फील हुई कि जितना मेरा मैथ्स का लेवल है, मुझे पर्सनल ट्यूशन मिलना चाहिए, बट क्योंकि मैं पर्सनल ट्यूशन उस टाइम पे नहीं हो पाता पॉसिबल। कितना ही टाइम है, या तो खुद पढ़ लूंगी या फिर टीचर से पढ़ लूंगी, उतना ही टाइम था मेरे पास। तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाई थी, बट मुझे फील हुआ कि मुझे पर्सनल टीचर की भी जरूरत है, क्योंकि मेरे डाउट्स बहुत बेसिक होते थे, बहुत बेसिक। मतलब बोर्ड मार्क्स जैसी चीज भी मेरी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, उसमें भी मैं फंस जा रही हूँ। ऐसा है कि अगर कोई क्वेश्चन है, मेरे पास एन नंबर ऑफ रीजन होते थे क्वेश्चन गलत करने के। या तो मैं कॉन्सेप्ट में ही फंस जाऊंगी, या फिर मैं कॉन्सेप्ट कवर कर लिया तो कोई सिली मिस्टेक कर दूंगी क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, या फिर मेरे से कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे पास इतने रीजंस होते थे कि मेरा मैथ्स उस वजह से वीक रहता था। तो मैथ्स से डर लगने का कारण ये है। तो शुरुआत में तो काफी काफी वीक था मैथ्स, बट मैंने ये इंश्योर किया, मैंने ये देखा कि इस पे काम तो करना पड़ेगा और काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन मैंने फिर ये भी देखा कि इस पे इतना ज्यादा काम करने का समय नहीं है मेरे पास। अगर मैंने इस पे बहुत सारा टाइम दे दिया, ठीक तो कुछ भी हो जाएगा, मेहनत करो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, बट जितनी इस पे मेहनत लगेगी उतने में मेरे बाकी सब्जेक्ट्स रह जाएंगे। तो मैंने ये देखा कि मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है, तो एक काम करते हैं, रीजनिंग को एक एवरेज लेवल पे अच्छा कर लेते हैं, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कर लेते हैं। इंग्लिश ऑलरेडी अच्छा है, उसको और थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। मैथ्स थोड़ा बहुत भी अगर वीक रह जाता है, ज्यादा वीक, उसमें भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत भी अगर कमजोर रह जाए बाकियों के कंपैरिजन में, तो काम चल सकता है। अगर मेरे बाकी दो सब्जेक्ट्स एक काफी अच्छा हो, काफी काफी अच्छा, मतलब मेरा इंग्लिश इतना अच्छा है कि मेरी रैंक 1 भी आई है, कई कई बार आई है, प्रीलिम्स के ओके। मार्क्स में भी, मेंस के मार्क्स में भी। तो अगर मेरा इंग्लिश उतना अच्छा है और रीजनिंग मेरा एक एवरेज पे भी अच्छा है, मतलब 90 परसेंटाइल जा रहा है, 92 95 ऐसे रह रहा है, और मैथ्स में 80 या 75 समथिंग भी जा रहा है, तो मैनेज हो सकता है। तो मैंने मैथ्स से पहली बात तो बहुत ज्यादा होप्स लगाई नहीं थी, बिकॉज आई न्यू कि मैं इस पे बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी, और ये जब समय नहीं दूंगी तो अच्छा भी नहीं हो पाएगा ज्यादा। तो शुरुआत में तो ये था, बट धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करती गई सुध रहा मैथ्स। अभी भी ज्यादा अच्छा नहीं है, बट एटलीस्ट इतना है कि मैं फिर भी मैनेज कर सकती हूँ, और अभी भी एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ अगर मैं सेम कंसिस्टेंसी के साथ काम करती रहूँ तो। गुड। तो इसका मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है एक्चुअल में, कि मुझे मैथ यस मेरा स्ट्रांग नहीं है, समय का भी थोड़ा इश्यू है। वहीं आपको ये भी पता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, अच्छी का मतलब वाकई में जैसे आपने बोला कि कभी कभी मेरी रैंक 1 भी आई है। तो एक्सेप्शनल केस हो गया कि जब आप एक चीज में बहुत अच्छे हैं तो किसी एक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं चल सकता कि आप बाकी में भी एवरेज हो जाओ और एक में खराब हो जाओ, तो फिर गड़बड़ हो सकता है। तो जो बच्चे देख रहे हो कि आपको देखो, हर बच्चा अलग अलग होता है, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग अलग है। तो जो वीडियो देख रहे हो, पारुल आपको क्लियर भी कर रही है कि वो उस मैथ को क्यों कब में काम चला पाई, क्योंकि वो इंग्लिश में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं। तो आप सबसे भी कहना है कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि ये तो मैं कहीं मात नहीं खाने वाला। तो फिर आप कहीं ना कहीं किसी एक सब्जेक्ट में काम चला सकते हो, 19-20 का फर्क। पर 19-20 से ऐसे नहीं चलेगा कि 10 और 20 का फर्क हो। तो यहां आपको देखना पड़ेगा, ठीक है पारुल। तो मेरी पढ़ाई अनस्ट्रक्चर्ड थी, जिसकी वजह से मैं किसी भी सोर्स का पूरी तरह से अच्छा सा फायदा नहीं उठा पाई, और मेरे मार्क्स किसी भी एग्जाम में जितने भी अभी तक दिए हैं, उनमें किसी में भी डबल डिजिट्स में नहीं है जीए के, सब में सिंगल डिजिट्स में रुके हुए हैं। इनफैक्ट अभी आईबीपीएस पीओ में भी मेरे 7 मार्क्स हैं।
वो ओ बात ये भी। अच्छी है कि मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स काफी अच्छे आए हैं। मेरा इंटरव्यू में भी 80 मार्क्स थे, तो वो भी अच्छे स्कोर है। तो उस वजह से मेरी सारी चीजें मैनेज हो गई। अदरवाइज अगर इतने पुअर परफॉर्मेंस के साथ काम किया जाए तो फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाता। जो चीजें वीक है उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, और पता होना भी जरूरी है कि हाँ इशू है। तो लेकिन कोशिश करना जितनी जल्दी से जल्दी चीजों पर, अपनी कमियों पर कंट्रोल कर लें, उतना ही बेहतर है। क्योंकि जैसे पारुल ने बताया, डबल डिजिट में भी नंबर नहीं पहुंचे हैं, तो ये तो इशू है। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना है सभी को, जीए हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी जीए को, क्योंकि बहुत वास्ट है। ऐसा भी नहीं कि पता नहीं 6 महीने पुराना पूछेगा कि 1 साल पुराना पूछेगा, पता ही नहीं चलता। इंग्लिश बताइए, इंग्लिश आपकी स्ट्रांग थी, उसमें आपने क्या किया, और इंग्लिश आपकी कैसे स्ट्रांग थी? सर इंग्लिश मेरी पहला कारण तो ये है कि मैं मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इंग्लिश मीडियम आई डोंट थिंक मेजर रीजन है इंग्लिश ठीक होने का। मेजर कारण मेरे को लगता है कि मैंने 11th 12th में काफी मेहनत करी है इंग्लिश पे। वो इसलिए ओके। क्योंकि मुझे पसंद थी इंग्लिश। मुझे इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ना था, नॉट एज अ सब्जेक्ट। तो मुझे क्योंकि वो पसंद थी, इसलिए मैंने इंग्लिश पे अलग से ध्यान दिया था। मैं डेली लिखा करती थी और अपने टीचर्स को चेक करवाया करती थी, वेट करती थी प्रॉपर कि अभी आएंगे टीचर तो अभी चेक करवा दूंगी। तो अलग से मैं लिखती थी, उसमें वोकेबलरी कुछ कुछ नया कौन सा वर्ड मैं यूज कर सकती हूँ अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, उसको देखती थी, लिखा करती थी, थोड़ा बहुत पढ़ा भी करती थी, ग्रामर को देखा करती थी। तो वो जो मेरी मेहनत थी 11th 12th की, वो मुझे एंड में हेल्प कर गई। तो जब बैंकिंग की बात आई तो मुझे अलग से तो एटलीस्ट ग्रामर को या फिर रीडिंग को, कुछ लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं, कुछ और रीड करते हैं, वो सब मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बस मॉक्स दिए थे और मॉक्स का एनालिसिस किया था। बट ऐसा नहीं था कि मॉक्स को भी लाइटली ले लिया हो। मैंने मॉक्स दिए थे तो फिर डेली ही दिए थे। सेक्शनल मॉक, अगर प्रीलिम्स की बात हो रही है, प्रीलिम्स 2 से 1.5 महीने पीछे है, तो मैंने डेली सेक्शनल मॉक तो दिया ही था इंग्लिश का, और इसका एनालिसिस भी किया था। सिमिलरली मैंने मेंस के साथ भी किया था। और उसमें भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि इंग्लिश के 3 पिलर्स है मेरे अकॉर्डिंग। एक ग्रामर, एक वोकेबलरी, और एक रीडिंग स्पीड। अगर रीडिंग स्पीड नहीं होगी तो मेंस के मॉक पूरा अटेम्प्ट हो नहीं सकता, क्योंकि रीड ही नहीं कर पाओगे पूरे क्वेश्चंस को। तो बिल्कुल। अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो रीडिंग स्पीड पे काम करना था। उसके लिए डेली डेली familiar होना इंग्लिश के साथ, जो कि मैं मॉक्स के थ्रू हो पा रही थी। तो मैं मॉक्स डेली दे रही थी, उससे मेरी रीडिंग स्पीड डेवलप हो रही थी। इसके अलावा एक और चीज करती थी मैं कि जो मॉक्स हैं उन्हीं में, क्वेश्चंस में भी या पैसेज में भी या अलग से भी, जहां पर भी कोई भी मुझे नया वर्ड मिल रहा है, मैं उस वर्ड को लिख लेती थी। लेकिन मेरा तरीका बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट होता था। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जो भी वर्ड है उसका मीनिंग हिंदी में लिख लेंगे, बट और उसको रटते रहेंगे। बट मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट होता था, क्योंकि मुझे इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पसंद थी। मैं उसको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ रही थी। तो मैं क्या करती थी, उस वर्ड के कई, एक ही वर्ड के कई कई मीनिंग होते हैं, मैं सारे ही मीनिंग्स को देखती थी, चाहे मैं 2 ही वर्ड पढूं एक दिन में। बट आई यूज टू मेक श्योर कि मुझे सारे मतलब पता हो उस वर्ड को, वेरी कैसे गुड। कभी नाउन की बहुत तरह बढ़िया। यूज किया जा रहा है, कभी वर्ब की तरह यूज किया जा दैट रहा है, मेक्स कभी सेंस। एडजेक्टिव की। तो गुड। जैसे भी यूज किया जा रहा है, आई यूज टू मेक श्योर कि मैं सारी ही मीनिंग्स को देख लूं, और ये भी देख लूं कि उस वर्ड को कैसे मैं सेंटेंस में डाल सकती हूँ। अगर मुझे वो सेम वर्ड को यूज करना हो तो मैं कैसे यूज करूंगी, उस चीज के साथ में काम करती थी। तो उससे क्या होता था, मेरी इंग्लिश कंपैरेटिवली बेटर हो जाती थी। तो मेरी वोकेबलरी वहां से इंप्रूव हो रही थी। और ग्रामर भी, मैं क्योंकि पढ़ती जाती थी तो मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन दिख रहे होते थे प्रॉपर, कि अच्छा यहाँ पर ये वो सब चीजें मुझे रीडिंग के थ्रू आ रही थी। तो वेरी ये गुड। 3 चीजों पर मैंने काम किया, तो वो मेरा इंग्लिश ऐसे सेटल हो गया। हो गया। तो इस वजह से ये आपका यस। कहीं ना कहीं ये आपकी स्ट्रेंथ बन गया, क्योंकि आपने उस पर काफी लंबे समय से काम किया। वेरी गुड पारुल। जितने बच्चे देख रहे होंगे, कहीं ना कोई तो सोचेगा कि हाँ भाई, केवल ऐसा पढ़ना नहीं है, कोशिश करना है कि लैंग मतलब अच्छे से उसको समझे चीजों को। और मीनिंग हिंदी में लिखना, ये काफी लोगों की याद रहती है। वो कोशिश करते हैं कि बस एक वर्ड समझ लो, उसकी जगह उसका मीनिंग लिख लो जो भी आ रहा है गूगल पे निकाल के। जबकि आना तो आपको इंग्लिश में इंग्लिश का ही वर्ड पता होना चाहिए कि उसमें कितने सिनोनिम्स आ रहे हैं, एंटोनिम कितने आ रहे हैं, सारी चीजें। चलो वेरी गुड, आपने खैर अच्छा बताया। और बहुत अच्छा लगा पारुल वैसे तो आपसे बात करके, और मुझे लगता है काफी लोग काफी कुछ चीजें इसमें से निकालेंगे अपने काम की। अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस पता होना बहुत जरूरी है, बच्चों को ये भी समझ में आएगा। और कहीं ना कुछ आपको बेस्ट बनाना ही पड़ेगा अपना एग्जाम निकालने के लिए। एटलीस्ट कोशिश करने 2 सब्जेक्ट तो आपके बहुत ही अच्छे हो, जिससे कि आप एग्जाम निकालने के एक रेंज में आगे खड़े हो, बाकी लोगों से अपने आप को बेहतर बना पाए। और बाकी सब्जेक्ट भी जो आपके कमजोर है, वो कमजोर नहीं होने चाहिए, वो 19-20 चल सकते हैं। ये भी आप सभी लोग ध्यान रखें। तो पारुल, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, और ऐसे ही आप तरक्की करते रहिए, फैमिली का नाम रोशन करते रहिए। मेरी विशेष आपके साथ है। सर। और 7 अप्रैल को दिल्ली मिलते हैं, और फिर वहां बाकी बिल्कुल। बातें करते हैं, है ना। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात सो करके। कीप इट अप। मुझे भी सर।